22 मई 2010 ये वो टाइम था जब सैमुअल हेयर के पिता उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनका बेटा नहीं था, जबकि वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो थी एक लड़की की। उस डेड बॉडी को देखकर उसका पिता कुछ समझ नहीं पाया और उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगी कि आखिरकार ये कौन है और ये मर चुकी है तो क्या मेरा बेटा सुरक्षित है, इसे मारने वाला कौन है और मेरा बेटा कहाँ पर है। और इन्हीं सब उलझनों के बीच उसने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस को सारा का सारा मामला बताया कि मैं यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ का हाल कुछ ऐसा है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे और भी क्राइम रिलेटेड केस और अनसॉल्व्ड केस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए जानते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। ये घटना लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के बीच में ही मौजूद एक शहर की है, जहां पर आम दिनों की तरह एक लड़का जो कि अपने घर पर जाना था लेकिन वो नहीं गया, तो उसके माता पिता को भी उस तरफ ही शहर में आना था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो चलते चलते हम हमारे बेटे से भी मिल लेते हैं और वो कल क्यों नहीं आया इस बारे में भी उससे बात कर लेंगे। जैसे ही वो उनके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जब वो देखते हैं कि इसका तो दरवाजा पहले से ही खुला है और अंदर जाकर जैसे ही उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि उनका लड़का यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर एक और लड़की मौजूद है जो कि मारी जा चुकी है। वहां पर चारों तरफ बड़े ही बुरे तरीके से खून बिखरा हुआ था और अभी भी जो वो लड़की वहां पर मरी पड़ी थी उसके सिर से काफी सारा खून निकलकर एक तरफ जाने के काफी सारे निशान वहां जमीन पर लगे हुए थे। उसका पिता ये सब चीजें देखकर कुछ समझ नहीं पाया और उसने अपने बेटे को आवाज लगानी शुरू की कि शायद वो किसी और कमरे में हो या फिर यहाँ पर किसी ने आकर अटैक किया हो या फिर इन दोनों के बीच ही कोई ऐसी हाथापाई हुई होगी जिसके चलते ये लड़की ऐसी हालत में है। तो सैम के पिता ने वहां पर इस तरह उसे चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम वहां पर नहीं आया तो वो काफी ज्यादा घबरा गए और उनके दिमाग में एक बात चलने लगी कि जिस तरह ये लड़की मारी जा चुकी है कि क्या इसी तरह मेरा बेटा सेफ होगा। और इसी बात को जानकर घबराते घबराते उसके पिता ने पुलिस के पास कॉल किया। Costa Mesa 911. There's a body in my social apartment. There's a what? A body. A dead body. A dead body? But there's been some sexual activity. She's dead. There's blood from her head. There was blood from her head? Yeah. पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है और वहां का जाकर जो मुआयना किया तो उन लोगों ने पाया कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़की मरी पड़ी है। इसके अलावा जिस तरह भी इस लड़की को मारा गया होगा तो उस टाइम इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए या फिर इसको जिसने भी मारा है उससे बचने के लिए इन दोनों के बीच किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई। क्योंकि बात अगर घर के फर्नीचर के बारे में की जाए, वहां पर मौजूद बियर बोटल्स के बारे में की जाए या फिर सिगरेट के बचे हुए फिल्टर्स के बारे में की जाए तो वो सारे के सारे बिल्कुल आराम से वहां पर रखे हुए थे और देखा जाए तो पूरा का पूरा घर पूरी तरह से सेटल था। तो पुलिस वालों के दिमाग में यही बात आई कि कोई बंदा अंदर आया और बिना कुछ बात किए सीधा इस लड़की को शूट किया और उसके बाद यहाँ से चला गया। और ऐसा आखिरकार कौन कर सकता है? पुलिस ने उस लड़की की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उन्हें पता चला कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर शायद हुआ होगा, क्योंकि इस लड़की के सिर में 2 गोलियां लगी हुई हैं और इसके अलावा इसके शरीर पर ऐसा कोई भी निशान नहीं जिससे हम कह सके कि इसे मारा पीटा भी गया होगा। पुलिस उस लड़की की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां पर छानबीन करने लगती है कि शायद हमारे हाथ कोई ऐसी चीज लगे जिससे हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकें कि यहाँ पर हुआ क्या था। दूसरी तरफ पुलिस सैमुअल की भी तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस वालों का मानना था कि अगर ये मौत सैम के रूम में हुई है तो उसे इस बारे में जरूर पता होगा और हो ना हो सकता है इन दोनों के बीच लड़ाई हुई हो और उसने ही इसे मार दिया हो। दूसरी तरफ काफी सारे पुलिस वाले इस बात को भी बोल रहे थे कि अगर सैम ने ही इसे मारा होता तो वो अपने अपार्टमेंट में ही इसे छोड़कर इस तरह नहीं चला जाता। हो ना हो इसके पीछे कोई और है और इस बारे में तो सैम ही हमें बता सकता है। सैम की पूरी तरह से खोज शुरू कर दी गई और पहली नजर में अगर देखा
देखा जाए तो अभी भी पुलिस सैम को ही कातिल मान रही थी। इसके अलावा वहां पर एक चाकू भी मिलता है, लेकिन इस चाकू को अगर देखा जाए तो इस मौत से इसका कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल साइड में रखा हुआ था और ना तो इसके ऊपर किसी तरह के फिंगरप्रिंट थे और ना ही बॉडी पर कोई ऐसा निशान जिससे पुलिस वाले कह सकें कि ये भी एक मर्डर वेपन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जब और थोड़ी आगे बढ़ी तो वहां पर उन्हें उस लड़की का पर्स मिला और पर्स में तो उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी वगैरह सारा कुछ पुलिस को मिल जाता है। पुलिस को पता चला कि ये 23 साल की जूली किबूसी है। ये यही पास के ही कॉलेज में एक फैशन डिजाइनर का अपना कोर्स पूरा कर रही है। और बात अगर इसके पास्ट के बारे में की जाए तो ये 1987 में पैदा हुई थी, जहां इसके माता पिता ने लव मैरिज की, जहां इसकी माँ अमेरिका से और इसके पिता जापान से थे। उन लोगों ने बचपन से ही इसे बड़े प्यार से पाला था और जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही थी तो इसके दिमाग में काफी सारी ऐसी चीजें चल रही थी कि मैं काफी सारी चीजें अपनी जिंदगी में करना चाहती हूँ, और यही कारण थी कि वो पूरी तरह से खुलकर जीने वाली हम एक लड़की कह सकते हैं। जिसमें जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो तब से ही वो बात अगर डांसिंग की जाए, सिंगिंग की जाए या फिर घूमने फिरने की जाए तो वो हर एक चीज में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। दूसरी तरफ आप लोग इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, और जिस व्यक्ति ने भी आज तक इसकी वीडियो देखी थी और इसके साथ टाइम बिताया था, उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि ये काफी ज्यादा चुलबुली टाइप की लड़की है, जो हमेशा खुश रहना पसंद करती है और जो भी इसके साथ हो उसके साथ पूरे मजे से मस्ती करना पसंद करती है। वो इस टाइम अमेरिका में रह रही थी, लेकिन बात अगर उसके अपने जापानी कल्चर के बारे में की जाए तो उसने उसे भी कभी नहीं छोड़ा था। और यही कारण है कि हम लोग इसे एक बैलेंस बनाकर चलने वाली लड़की कह सकते हैं, क्योंकि इसने भले ही मॉडर्न तरीके से रहना सीख लिया हो, लेकिन बात अगर अपने पुराने जापानी कल्चर के बारे में की जाए तो ये उससे भी काफी ज्यादा टच में थी। अब जब ये मारी जा चुकी है तो इस टाइम ये वहीं पास के ही एक कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही थी। वहीं उस कॉलेज में ही अपनी स्टडी के दौरान उसकी मुलाकात 26 साल के सैमुअल हेयर से होती है। और कॉलेज में जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं तो इन्हें एक दूसरे का साथ काफी ज्यादा पसंद आया और ये लोग धीरे धीरे कर रिलेशनशिप में आने लगे। सैम भी उसी कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी का अपना कोर्स कर रहा था और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। जूली के बारे में तो अब तक पुलिस वालों ने सारा कुछ ऐसा जान लिया था जिससे वो लोग अंदाजा लगा सकें कि इसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है और ये किस तरह की लड़की है। कहीं ये ऐसी तो नहीं जो कि किसी तरह से मेंटली तौर पर बीमार हो और इसने अपने आप को ही मार लिया हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं था। तो अब बारी थी पुलिस की सैमुअल को चेक करने की कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है और क्या कोई ऐसी हरकत है जिसके चलते इसने इसे मार दिया होगा। तो पुलिस ने बचपन से लेकर अब तक की उसकी सारी की सारी हिस्ट्री निकाली तो पुलिस वालों ने पाया कि ये भी लगभग 1983 में पैदा हुआ था। जहां बात अगर इसके माता पिता के बारे में की जाए तो वो तो स्टीफन और रकेल है, और स्टीफन तो वही बंदा था जिसने आकर सबसे पहले इस लड़की को देखा था और बाद में पुलिस के पास कॉल किया था। स्टीफन और रकेल ने भी अपने बच्चे की परवरिश काफी अच्छे से की थी और उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी उन्होंने उसे कभी कमी छोड़ी हो। वहीं सैम भी अपने माता पिता से काफी ज्यादा मिलजुल कर रहने वाला बंदा था और कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसने अपने माता पिता से कभी कोई ऐसी चीज छिपाई हो जो कि उन्हें पता होनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही काफी ज्यादा मेहनती था और आगे चलकर इसी तरह चलते चलते उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसने लगभग अपने 3 साल आर्मी में बिताए, लेकिन आर्मी से वो लगभग 3 साल बाद वापस आ गया क्योंकि वो चाहता था कि वो आर्मी के एक हायर रैंक पर जाकर पोस्ट हो। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी थोड़ी क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर लूं और उसके बाद वापस यहीं आर्मी में आकर फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करूं। और इसी के तौर पर अब वो उस कॉलेज में था जहां पर वो जूली से मिला था। पुलिस वालों ने उसके दोस्तों से भी पूछने की कोशिश की कि उसका नेचर किस तरह का था। हो सकता है वो अपने माता पिता के पास नॉर्मल रहता हो, लेकिन बाहरी तौर पर अगर उसे देखा जाए तो वो नॉर्मल ना हो। तो उसके सारे के सारे दोस्तों ने भी कहा कि सर वो काफी ज्यादा बढ़िया आदमी था। अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा टॉल था और काफी ज्यादा मोटा तगड़ा था, तो अक्सर हम लोग उसे एक बिग टेडी बियर भी कहा करते थे। और इस बात का उसने कभी बुरा नहीं माना और वो हमेशा हमारे साथ खुलकर मिलकर रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन पुलिस को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये हंसी खुशी वाला बंदा है, इसके रूम में इस तरह एक डेड बॉडी मिली है और वो अभी भी गायब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसे किसी तरह का दौरा पड़ा
था जो उसने इस लड़की को मार डाला। पुलिस दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे सबूतों को भी ढूंढ रही थी जिससे वो लोग अंदाजा लगा सकें कि इस लड़की के साथ आखिरी टाइम पर क्या हुआ था। तो उन लोगों ने उसके मोबाइल को चेक करने की कोशिश की और उसके अंदर सैम के साथ उसकी कुछ मैसेज पर ऐसी बातें हुई थी जिससे पुलिस अंदाजा लगा सकती थी कि हो ना कुछ गड़बड़ यहीं पर है, क्योंकि सबसे पहले तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात की थी जिसमें उन लोगों ने कहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह, तुम कैसी हो और ऐसी ही नॉर्मल चीजें। लेकिन 2 घंटे बाद ही सैम ने जूली के पास मैसेज किया और उसने कहा कि क्या तुम प्लीज मुझसे मेरे अपार्टमेंट में मिलने के लिए आ सकती हो। पहली बार में तो जूली ने मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी सैम नहीं माना और उसने लगातार रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम आ जाओ, मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम है और तुम अगर नहीं आओगी तो वो मेरा काम अटक जाएगा। बात इनकी इससे पहले भी हुई थी, लेकिन उससे पहले कभी भी सैम ने इतने बुरे तरीके से उससे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि प्लीज तुम्हें आना ही होगा और वगैरह वगैरह। और ये चीज पुलिस वालों को काफी ज्यादा अजीब लगी। पुलिस ने जब सैम का पासपोर्ट और कार चेक करने की कोशिश की तो वो भी वहां पर नहीं थी। तो उन्हें इस बात पर शक हुआ कि इसने जरूर इसे मारा होगा और बाद में यहाँ से भागने की कोशिश की होगी, क्योंकि ना तो यहाँ पर इसका पासपोर्ट है और ना ही गाड़ी की चाबियां, और तो और नीचे इसकी गाड़ी भी नहीं है। ये सब चीजें एक तरफ चल ही रही थी तो पुलिस को दूसरी तरफ पता चलता है जो सैम का एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उन लोगों ने ट्रेसिंग पर लगा रखे हैं, वो अभी कुछ ही देर पहले यूज किए गए हैं। पुलिस जल्द से जल्द उस एटीएम तक पहुंचती है जहां पर वो एटीएम कार्ड यूज किए गए थे, लेकिन अभी तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जो पैसे निकालने वाला था वो यहाँ से जा चुका था। तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे कैमरे मौजूद हैं जिसमें हम लोग ये चीज देख लेंगे कि ये पैसे सैम ने ही निकाले हैं या फिर किसी और ने निकाले हैं, जिससे हम लोग ये बात कंफर्म कर लेंगे कि ये पैसे सैम ने ही निकाले थे और वो जानबूझकर यहाँ से भागा हुआ है। तो पुलिस वालों ने जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें उन लोगों ने पाया कि ये सैम नहीं जबकि कोई और 17 या 18 साल का लड़का है जिसने एक हुडी और कैप पहनी हुई है। लेकिन इस लड़के के बारे में ना तो पुलिस वाले कुछ जानते थे और ना ही सैम के घर वाले। पुलिस ने फिर से यही अंदाजा लगाया कि हो ना हो शायद इसने किसी और लड़के को इस तरह अपना एटीएम कार्ड दिया होगा और पैसे निकलवाने के लिए वहां पर भेजा होगा। वो अपने आप को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच लगभग 1 या 2 दिन बाद ट्रांजैक्शन की जाती है और अब की बार थी पिज्जा ऑर्डर करने की। ये पेमेंट ऑनलाइन की गई थी और अभी तक पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ था। तो पुलिस को इस बात का पता चल गया कि जहां पर भी ये पिज्जा जाने वाला है वहां पर सैम मौजूद होगा और पुलिस वाले उस पिज्जा डिलीवरी वाले से मिलते हैं और उसको सारा का सारा मामला बताते हैं। तो पिज्जा डिलीवरी वाले ने भी कहा कि सर कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस तरह मुझसे मदद चाहते हैं तो मुझे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आइए, मैं जानता हूं कि ये ऑर्डर कहां पर देना है और आप लोग वहां पर जाकर अपनी कार्रवाई कर लीजिएगा। पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां जाकर जैसे ही चेक करती है कि सैम तुम कहां पर हो, तो वहां पर कोई सैम वगैरह नहीं, जबकि एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और उस लड़के से पूछने की कोशिश की कि तुमने ये क्रेडिट कार्ड कहां से लिया है और क्या तुम्हें ये किसी ने यूज करने के लिए दिया है। तो उसने सारा का सारा मामला बताया कि मुझे ये एटीएम डेनियल वॉर्जियर ने दिया है। अब पुलिस फिर से चक्कर में पड़ गई कि यार अब ये डेनियल कौन है। तो उस लड़के ने बताया कि सर वो यहाँ का एक लोकल एक्टर है। उसने कहा था कि तुम अगर इस एटीएम कार्ड से मुझे कुछ पैसे लाकर निकाल कर दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और बाद में ये एटीएम भी रखने के लिए दे दूंगा, तुम इसे यूज करना और बाद में इंजॉय करना। जैसे ही पुलिस को डेनियल के बारे में पता चलता है तो पुलिस उसके पास जाने लगती है। वहां पर जाने पर वो लोग उसे अपने हिरासत में ले लेते हैं और पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। डेनियल को अगर देखा जाए तो वो एक आर्टिस्ट था या फिर हम कहें वही का एक लोकल एक्टर, जो कि डांस हुआ, गिटार हुआ या फिर छोटा मोटा मैजिक करना हुआ, इन सब चीजों में काफी ज्यादा माहिर था। और यही कारण था कि हमेशा उसके पास काफी सारी लड़कियों का झुंड लगा रहता था। वो अक्सर लड़कियों के सामने जब कोई गिटार बजाता या फिर उन्हें जादू दिखाता तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती और वो कहते कि वाओ तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो और आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया। और आप लोग भी जानते हैं कि लड़कियां ऐसी चीजों को देखकर
काफी ज्यादा खुश होती है। वैसे तो देखने में लग रहा था कि ये अपनी जिंदगी में पूरी ऐश लूट रहा होगा, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो उसने अपने रूम का रेंट तक पे नहीं किया था, क्योंकि उसके पास अभी काफी ज्यादा कड़की चल रही थी और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड भी लगातार उससे यही बात बोल रही थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और किसी न किसी अच्छी सी जगह पर हनीमून बनाने के लिए जाना चाहिए। पुलिस उसे उठा लाती है और वहां पर लाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि इस लड़के ने बताया है कि ये एटीएम कार्ड तुमने इसे दिया है और असल में जिसका ये एटीएम कार्ड है उसके घर पर एक लाश मिली है। हमें शक है कि उस व्यक्ति को भी मार दिया गया है और इस लड़की को भी, और जिसने ये काम किया है वो हो तुम। इस टाइम पुलिस डैनियल को ये सारी की सारी बातें वैसे ही बताई जा रही थी ताकि यहाँ से भी कोई ऐसा सुराग मिल पाए जिसमें पता चल पाए कि असल में सैम है कहाँ पर। तो डैनियल को भी लगा कि शायद पुलिस को सारा का सारा मामला समझ आ गया। पहले तो वो सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि हाँ मैंने इस तरह ये एटीएम चुराया था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने ये सारी की सारी बातें उसके सामने रखी कि हमें वो लड़का भी मिल चुका है और ये लड़की तो मारी ही जा चुकी है, तो इन सब चीजों के पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है और यहाँ आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके ऊपर हम शक कर सकें। तो डैनियल ने पूरा का पूरा मामला खोलकर सामने रख दिया। उसने कहा कि सर इस टाइम मेरे पास काफी ज्यादा कड़की चल रही थी और मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन इसके चक्कर में मुझसे 2 हत्याएं हो गई। उसने कहा कि कल भी मेरा आम दिनों की तरह एक प्ले था और उसके लिए मैं अपने सारे के सारे कॉस्ट्यूम वगैरह उठाकर मेरे यहाँ पर ड्रामे के तौर पर लाने वाला था, लेकिन वो काफी सारे थे और तभी उस टाइम जब मैं ये सारा का सारा सामान यहाँ ला रहा था तो वहां पर सैम आ गया। मैंने सैम से कहा कि यार तुम क्या प्लीज मेरा सामान सारा का सारा वहां पर पहुंचाने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। और सैम की अगर बात की जाए तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल बंदा था। उसने आज तक किसी से किसी भी तरह की मना ही नहीं की और उसने वो टेक्स्ट जूली के पास तभी किया था जब वो मेरे पास खड़ा था कि हाँ हम लोग ठीक हैं वगैरह वगैरह। उसने ये सारी की सारी बातें मुझे भी बताई कि इस तरह उसका जूली के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और वो उससे ये बात पूछ रही है कि सब ठीक ठाक है या नहीं, और हमारी आज भी बातें हो रही हैं। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये सारा का सारा प्लान बना कि ये लड़का पहले भी आर्मी में था और इसने काफी सारे पैसे अपने बचा रखे हैं, तो इसके वो सारे के सारे पैसे अगर मुझे मिल जाते हैं तो मेरा सारा का सारा रेंट भी पे हो जाएगा और जो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे पड़ी हुई है कि हम लोगों को इस तरह हनीमून के लिए जाना है, तो वो भी मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अभी भी दिक्कत सामने ये आ रही थी कि वो सारे के सारे पैसे सैम के बैंक में थे और उसके एटीएम से ही निकल सकते थे। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि वो पैसे मुझे मिल जाएं। इस टाइम सैम मेरे सामान को छुड़वाने के लिए मेरे साथ ही जा रहा था और इस टाइम अगर मैं कुछ करता तो वो सारे के सारे पैसे मेरे हो जाते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी का खून मेरे सिर हो। तो मैंने प्लान बनाया और वो ये था कि जैसे ही हम लोग वहाँ थिएटर के पास पहुँचते हैं और सैम मेरा सामान उठाकर अंदर रखने के लिए जाता है, तो मैंने पीछे से जाकर उसके सिर पर हमला कर दिया और वहीं पर उसे मारकर पास का जो सुनसान इलाका था वहां पर उसे फेंक दिया। और उसके बाद प्लानिंग ये बनाई कि मैं इसके ही फोन से इसकी गर्लफ्रेंड जूली के पास मैसेज करूंगा कि वो उससे मिलना चाहता है, और इस तरह जैसे ही वो जूली से मिला तो उसने जूली को मार दिया और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और इस तरह मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। और ये प्लान बनाकर मैंने सैम को मारा और उसके बाद उसके अपार्टमेंट में आकर, जैसे कि आप लोगों ने वो मैसेज भी देखे होंगे जिसमें सैम ने काफी सारी उसको रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता हूं। दरअसल वो खुद नहीं, जबकि उसके फोन से वो मैंने किए थे। जूली उससे मिलने के लिए वहां पर आती है और मैं वहीं पर पहले से मौजूद था। पहले जूली उसके कमरे में घुसती है और उसके पीछे पीछे मैं। जूली के अंदर घुसते ही मैंने उसके सिर में 2 गोलियां मारी और वहां से बाहर आ गया। अब पूरी तरह से मेरा प्लान यही था कि अब सीधा का सीधा शक पुलिस का यही जाएगा कि सैम ने इसे मार डाला होगा और उसके बाद वो खुद भी गायब हो गया, क्योंकि वो अब जिंदा तो है नहीं तो लोगों के सामने तो आने से रहा। लेकिन मैंने इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि मैं इस तरह इस कार्ड के जरिए पकड़ा जाऊंगा। जैसे ही पुलिस को इन सब चीजों का पता चलता है तो उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर यह साबित हुआ कि इसने 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, जिसके लिए इसे मौत की सजा दी गई। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट आजाद को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।